हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर और इस चैप्टर में 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और थर्ड लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है लास्ट लेक्चर, और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के साथ साथ हम लोग एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोजेनेसिस भी समझने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए, तो देखो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, है ना। क्यों? जिससे कि मेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करें और वो जाइगोट डेवलप करके आगे एक न्यू इंडिविजुअल बना दे। पर पॉइंट इज, जब कभी भी आपको न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है तो गैमेट का फ्यूजन करना है, और गैमेट का फ्यूजन करने के लिए गैमेट को साथ में आना जरूरी है। अब गैमेट को साथ में लाने का एक तरीका आपको ऑलरेडी बताया गया है जिसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। गौर से सुनिए, हमने बोला यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो आप ट्यूब देख पा रहे हैं, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेजाइना। वेजाइना में ट्रांसफर करना, किसको ट्रांसफर करना? सीमेन को ट्रांसफर करना। इस प्रोसेस को हमने पहले ही नाम दे दिया था इंसेमिनेशन। क्या होता है इंसेमिनेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू वेजाइना विद द हेल्प ऑफ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस। देखो यहां लिखा भी है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। तो एक बार सीमेन ट्रांसफर हो गया है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच गया है, तो अब ये सीमेन में जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म मूव करके कहां तक जाएंगे? ये वहां तक जाएंगे जहां पे उन्हें क्या मिलेगा? सेकेंडरी oocyte मिलेगा या फिर ओवा मिलेगा, और तब जाके कंप्लीट होगा फर्टिलाइजेशन। एक चीज नोटिस करो, हमने काफी सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। उस काफी सारी इंफॉर्मेशन में से कुछ चीजें मैं आपको बताने की, रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है आपको याद होगा। अगर आपको याद है सारी प्रोसेस तो एक बार कमेंट में लिख देना याद है, या फिर थम्स अप चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स के केस में टेस्टिस में स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, है ना। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में टेस्टिस का बड़ा रोल है। क्यों? इट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहीं पे बनेंगे स्पर्म्स, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस में आपको कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके फॉर्मेशन करते हैं स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके फर्दर डिवीजन करेंगे, ग्रोथ करेंगे और बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मूव करेंगे, डिवाइड करेंगे और बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके फॉर्मेशन करने वाले हैं स्पर्मेटिड्स का, और घूम फिर के लास्ट में बनने वाला है क्या? स्पर्म। एक चीज नोटिस करो, याद होगा आपको, जर्म सेल डिप्लॉयड हुआ करते थे, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड हुआ करते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड हुआ करते थे, पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते थे हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड होते थे हैप्लॉइड, और स्पर्म सेल भी होते थे हैप्लॉइड। याद है? अब टोटल नंबर की बात करो, जर्म सेल कितना? एक, उसने स्पर्मेटोगोनिया भी बनाया होगा एक, स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना? एक। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए? 2, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने कितने स्पर्मेटिड बनाए? 4। तो स्पर्म भी कितने बने? 4। ठीक है ना। ऑल्दो ये सब डिस्कशन पहले हो चुका है, पर हम अभी सीक्वेंस पता कर रहे हैं कि स्पर्म जो है वो किस तरीके से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक पहुंचा और कैसे उसने अचीव किया फर्टिलाइजेशन। नोटिस करो, सबसे पहले टेस्टिस में क्या? जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड फाइनली स्पर्म्स। क्या ये स्पर्म अब डायरेक्टली फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच गए? नहीं, अभी इसको स्पर्म को आगे कुछ सिक्रीशंस के साथ मिलना है और सीमेन बनाना है। तो सीमेन बनाने के लिए कहां जाएगा? देखिए, स्पर्म अब मूव करके जाएगा सर्टोली सेल के पास। किसके पास? सर्टोली सेल। याद होगा, सर्टोली सेल इसको देंगे न्यूट्रिशन, और जैसे न्यूट्रिशन स्पर्म को मिलेगा तो स्पर्म जो होंगे वो मैच्योरेशन कर लेंगे, मैच्योर हो जाएंगे।
मैच्योर स्पर्म जाएंगे रेटिटेस्टिस में, याद है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद ये स्पर्म मूव करके जाएंगे वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से स्पर्म मूव करके जाने वाले हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद स्पर्म्स मूव करके जाएंगे वासा डिफरेंशिया या वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस से स्पर्म निकल के कहां जाने वाले हैं? वॉस डिफरेंस से स्पर्म निकलेंगे और आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और जुड़ जाएंगे विथ सेमाइनल वेसिकल्स। मैं लिख देता हूं, वॉस डिफरेंस के बाद स्पर्म्स कहां जाएंगे? सेमाइनल, ये जाएंगे यूरेथ्रा में और ज्वाइन हो जाएंगे सेमाइनल वेसिकल्स के साथ। तो मतलब कि जो स्पर्म है उसमें किसका सीक्रेशन जुड़ जाएगा? सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स के साथ जुड़ने के बाद अब स्पर्म्स कहां पहुंचने वाले हैं? अब स्पर्म्स ऐड हो जाएंगे विद द सीक्रेशन ऑफ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के सीक्रेशन जुड़ने के बाद अब स्पर्म्स कहां जाएंगे? ये ज्वाइन करेंगे विद सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सीक्रेशन के बाद अब ये पहुंच चुके हैं पेनाइल यूरेथ्रा, और पेनाइल यूरेथ्रा के बाद अब इनका क्या होने वाला है? इनका होगा इजैकुलेशन, और इजैकुलेशन के बाद ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रोसेस को नाम होगा क्या? इंसेमिनेशन। पक्का? तो अभी तो क्या हुआ इसका? इजैकुलेशन हुआ है। अब इजैकुलेशन कहां हुआ है वो देखना पड़ेगा। इजैकुलेशन होने के बाद जो चीज बाहर आई है उस पार्ट को हमने नाम दिया है सीमेन। क्या नाम दे दिया हमने? सीमेन नाम दे दिया। सीमेन कितना होगा तो आपको याद रखना है, लगभग 3 to 3.5 ml होगा एक इजैकुलेशन में। सेकंड बात, सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होंगे पर इजैकुलेशन। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए ओवा तक पहुंचने लायक कितने हैं? फैलोपियन ट्यूब तक कितने पहुंचेंगे? 200 से 300। पर वो सब बातें बाद में। अभी हमने पाथ पढ़ लिया कि स्पर्म बनने के बाद जो सीमेन है वो सीमेन बनने के लिए हमें हमारे स्पर्म को कौन से पाथ से होते हुए जाना पड़ता है। पक्का? अब जो ये सीमेन है इसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना है, पर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कहां पे पहुंचना है। नोटिस करिए, यहां पे शुरुआत करते हैं विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नोटिस करिए, सबसे पहली बात तो ओवरीज में चलने वाली ये प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन की। ओवरी में भी मिलेगी जर्म सेल। जर्म सेल से अब स्पर्मेटोगोनिया नहीं बनेगा, ऊगोनिया बनेगा। उगोनिया जो है आगे जाके ग्रोथ करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, डिवीजन भी करेगा बाय माइटोसिस, और बनाएगा क्या? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte आगे जाके कन्वर्ट होने वाला है किसमें? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है अब ये अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में। तो M2 के मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाता है कौन? सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte जो है इसका होता है ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ LH, इससे बोलता है LH सर्ज। ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 ± 2 डेज पर, ये सब बताया हुआ है। ओवुलेशन के बाद अब क्या होगा? ओवुलेशन होने के बाद अब ओवा ट्रांसफर होगा, फिम्ब्रे उसको अट्रैक्ट करेंगे और ओवा पहुंचेगा इनफंडिबुलम। तो पहले जाएगा फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के बाद इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद ओवा अब मूव करके जाने वाला है एम्प्यूला। एम्प्यूला पे पक्का? नोटिस करो, अब जो सीमेन है, सीमेन, ये सीमेन का क्या होने वाला है? सीमेन जो है ये पहुंचने वाला है वेजाइना में। सीमेन कहां पहुंचा? वेजाइना में। सीमेन अगर वेजाइना में ट्रांसफर हो रहा है किसकी मदद से? पेनिस की मदद से सीमेन अगर वेजाइना में ट्रांसफर होगा तो प्रोसेस का नाम होगा इंसेमिनेशन।
तो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। अब सीमेन कहां पहुंच चुका है? वेजाइना। वेजाइना से सीमेन अब कहां जाना चाहेगा? तो वेजाइना से अब सीमेन मूव करके जाना चाहेगा इनटू सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स से फर्दर ये मूव करके जाने वाला है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के बाद ये फर्दर मूव करके जाएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में भी कहां? इस्थमस। और इस्थमस के बाद घूम फिर के फाइनली जो स्पर्म है वो पहुंचेगा कहां? एम्प्यूला में। पक्का? और एम्प्यूला वो साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो नोटिस करिए, टेस्टिस जो है मेल की अगर हम बात करें तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से शुरू हुआ? स्पर्म ने सीमेन बनाया, सीमेन के साथ जुड़ा और सीमेन में से इजैकुलेट होके फीमेल ट्रैक्ट में पहुंचा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से घूम फिर के एम्प्यूला तक पहुंचा। तो स्पर्म कहां पहुंचा दिया हमने? एम्प्यूला। ठीक, और वैसे ही इधर से कौन आ रहा है? इधर से आ रहा है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte भी कहां पहुंच गया? एम्प्यूला। तो नोटिस करो, अगर यहां पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साइट है जिसका नाम मैंने बोला एम्प्यूला। इस साइट पे क्या क्या आ जाना चाहिए? तो इस साइट पे सेकेंडरी oocyte आ जाना चाहिए। कहां से? ओवरी से। ओवरी से सेकेंडरी oocyte आ गया। और वेजाइना से कौन मूव करके आ गए? तो वेजाइना से मूव करके इस साइट पे आने वाला है स्पर्म और यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन। पक्का? तो स्पर्म भी एम्प्यूला पे पहुंचा, ओवा या फिर सेकेंडरी oocyte भी एम्प्यूला पे पहुंचा और ये वो साइट है जहां पे क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन। मैं यहां लिख देता हूं, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। चलेगा? तो ये जो पूरे बोर्ड पे मैंने किया है, इससे आपको एटलीस्ट एक चीज पता चल गई है कि गैमेट किस तरीके से बने और कहां पे ट्रांसफर होके गए। और एक बार गैमेट का ट्रांसफर हो गया तो फर्टिलाइजेशन होना आसान है। पर एक चीज देखिए, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमने ये सारी प्रोसेस की, थोड़ा हमने डिटेल में लिया है, इधर कम इंफॉर्मेशन है पर कोई बात नहीं। देखिए, स्पर्म जो है वेजाइना में गया, सर्विक्स में गया, यूट्रस में गया, उसके बाद स्टमस में गया और फिर एम्प्यूला रीजन में वेट नहीं किया, एम्प्यूला रीजन में कोई इसका वेट कर रहा है। नोटिस करिए, ओवम जो है वो ओवरी से रिलीज हुआ, फिम्ब्रे में गया, इन्फंडिबुलम में गया, एम्प्यूला में पहुंचा। एम्प्यूला में जैसे ही क्या कहते हैं ओवम पहुंचेगा या सेकेंडरी oocyte पहुंचेगा तो वहां पे बाद में कौन आएंगे? स्पर्म्स आएंगे और तब जाके एम्प्यूला रीजन में दोनों मिलेंगे और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। यहां देख रहे हैं आप, तो ये जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है वो क्या है? ओवा। और ये जो कौन है जिसका हेड एंटर करने की कोशिश कर रहा है? ये है स्पर्म। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए एक ही टाइम पर एनसीईआरटी कहती है कि हमेशा साइमल्टेनियसली स्पर्म को और ओवा को पहुंचना चाहिए एम्प्यूला पे, तब जाके अचीव हो पाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए जिस समय ओवा पहुंचेगा उसी समय स्पर्म को भी पहुंचना चाहिए। कहां पे? एम्प्यूला रीजन पे। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो, यहां देखो लिखा है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स इन एम्प्यूलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कौन से रीजन में होगा ये? फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में ये होने वाला है। अब फर्टिलाइजेशन के स्टेप सुन लो। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, आपको याद होना चाहिए सेकेंडरी oocyte के बारे में। सेकेंडरी oocyte जो है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये हमने सेकेंडरी oocyte बना दिया। उसके नीचे उसके अंदर आपको मिल रहा है सेकेंडरी oocyte का क्या? न्यूक्लियस दिख रहा होगा। तो सेकेंडरी oocyte दिख रहा है, उसका न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पे है पोलर बॉडी। कौन है यहां पे? पोलर बॉडी। पक्का? नोटिस करो, इसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर आपको मिलने वाली है कुछ लेयर्स। जैसे कि कौन कौन सी लेयर्स? इसके जस्ट ऊपर आपको मिलने वाली है जोना पेल्यूसिडा। क्या मिलने वाली है? जोना पेल्यूसिडा, ये रही। और जो एक ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, मेम्ब्रेन दिख रही है, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देने वाले हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे? विटेलाइन मेम्ब्रेन। दे ही देते हैं ना, ये लो, ये अंदर वाली है विटेलाइन मेम्ब्रेन। नोटिस करो, जोना पेल्यूसिडा विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी है, यहां बीच में खाली जगह है, उसे बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? पेरी विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेरी विटेलाइन स्पेस बोलते हैं इसको हम लोग। और एक और चीज नोटिस करिए, पेरी विटेलाइन स्पेस के बाहर वाली ये जो ऑरेंज लेयर है इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा।
जोना पेलिसिडा से भी अगर हम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो हमको मिलने वाली है सेल्स की एक लेयर, एक नहीं मल्टीपल लेयर्स, और इन सेल्स के लेयर को हम लोग नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या नाम देते हैं? कोरोना रेडिएटा। यहां पे मल्टीपल लेयर्स आपको मिलेगी कोरोना रेडिएटा की, हमने कुछ लेयर्स बना दी हैं, मैं लिख ही देता हूं। ये लेयर कौन सी है? दिस इज कोरोना रेडिएटा। तो आपने सेकेंडरी ओसाइट का ये स्ट्रक्चर देखा हुआ है और यहां आपको देखने को मिल रही है पोलर बॉडी। डन। अब देखो एक चीज, ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी ओसाइट का है, और स्पर्म के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। आपको याद होगा स्पर्म जो होते हैं उनमें हेड मिलता है, नेक मिलता है, मिडिल पीस देखने को मिलेगा और साथ में मिलने वाली एक टेल। हेड वाले रीजन में मिलेगा न्यूक्लियस, ऊपर मिलेगा एक्रोसोम। क्या मिलेगा? एक्रोसोम। एक्रोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे, आपको याद होगा। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में सबसे पहला नाम था कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। उसके बाद दूसरा था जोना लाइसिन, और एक और था हाइल्यूरोनिडेज। ये कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे स्पर्म के एक्रोसोम में। हमारा फर्टिलाइजेशन के दौरान एक ही एम रहेगा कि हम जो स्पर्म का न्यूक्लियस है इसको फ्यूज करवा दें विथ ओवा न्यूक्लियस, और दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन अगर हो गया तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। पर उन दोनों के फ्यूजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नोटिस करो, सेकेंडरी ओसाइट में मल्टीपल लेयर्स हैं। अगर मैं चाहता हूं कि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस से फ्यूज करे तो मुझे ये मल्टीपल लेयर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और मल्टीपल लेयर्स को ब्रेक करने के लिए एक्रोसोम में मिलेंगे मल्टीपल एंजाइम्स। इन एंजाइम का यूज करके इन लेयर्स को तोड़ दो तो हमारे स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। पर इतना आसान भी नहीं है। क्यों नहीं है आसान? नोटिस करो, अगर आपको पता हो सीमेन जो है उसको कहां पर रखा गया है, कहां पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो सीमेन को ट्रांसपोर्ट किया गया था इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देखो ये रहा, यहां पे कौन है? सीमेन। अब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो सीमेन पहुंचा है उसको मल्टीपल एरियाज को क्रॉस करना है, जैसे कि वेजाइना से हो जाएगा सर्विक्स, सर्विक्स से जाएगा यूट्रस, यूट्रस के बाद जाएगा फैलोपियन ट्यूब। जाएगा कि नहीं जाएगा? इतना दूर मूवमेंट करवाने के लिए उसको डायरेक्शन चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सही बात है। तो स्पर्म के पास एनर्जी है और वो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कौन है? फ्रक्टोज। अगर आपको याद हो, फ्रक्टोज की वजह से मिलने वाली है एनर्जी। एक चीज नोटिस करो, सीमेन को जब यहां फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचाया गया तो क्या ये सीमेन वहां पे रुका या वहां से एलिमिनेट हो गया? तो वहां पे सीमेन रुकेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोजन। आपको याद होगा हमने बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते समय पे, जिनको नहीं भी याद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला लेक्चर देखें, उस लेक्चर को देखने बाद ही फर्टिलाइजेशन पे आए हैं। क्यों? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सीमेन के बारे में बात की और सीमेन के कंपोनेंट की बात की। सीमेन के कंपोनेंट बहुत काम आने वाले हैं इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, तो जिसको कंपोनेंट नहीं पता उसको डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए वो लेक्चर जरूर देख लें। वापस से सुनिए, मैं कह रहा हूं ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इस स्ट्रक्चर में ये है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और यहां पे ड्रॉप किया गया है क्या? सीमेन। और सीमेन जो है यहां पे कोएगुलेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर सीमेन को यहां पे ड्रॉप किया गया और सीमेन में स्पर्म है, अगर वहां पे सीमेन रुकेगा ही नहीं तो स्पर्म ऊपर जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। यहां पे कहां क्या करना है? यहां पे फर्टिलाइजेशन करना है। यहां पे सेकेंडरी ओसाइट वेट कर रहा है, यहां पे सीमेन है, सीमेन में स्पर्म है। अब सीमेन को यहां रोकने के लिए हमारे उनकी बात करो, क्या कहते हैं इसको, जो सीमेन के अंदर जो सीक्रेशंस थे स्पर्म के अलावा, उन सीक्रेशन में मिलता है फाइब्रिनोजन। ये क्या करेगा? क्लॉट्स सीमेन। तो ये सीमेन को क्या कर देगा? क्लॉट कर देगा। और सीमेन अगर यहां पे क्लॉट हो गया तो अब स्पर्म्स जो है वो धीमे धीमे क्या करेंगे? मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। सही बात है। एक चीज नोटिस करिए, अगर हम बात करें वेजाइना की, तो वेजाइना जो है इसका पीएच जो होता है, पीएच जो होता है वो है लगभग 3 to 3.5। मतलब कि पीएच ज्यादा है कि कम है? काफी कम है। एसिडिक कंडीशन है वेजाइना में।
इस एसिडिक कंडीशन को लेस एसिडिक बनाने के लिए सिट्रिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे जो एसिडिक कंडीशन है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको लेस एसिडिक बनाने के लिए सिट्रिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कहां है, अगेन सीमेन में है। तो सीमेन में फाइब्रिनोजन था जिसकी वजह से सीमेन की क्लॉटिंग हो गई थी। इसी सीमेन में आपको सिट्रिक एसिड भी मिल रहा है जो वेजाइना की पीएच को क्या करेगा, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, लेस एसिडिक बनाएगा। पक्का? तो यहां पे सीमेन लेस एसिडिक भी हो गया है और यहां पे सीमेन रुका हुआ भी है। उसी दौरान सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन भी है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करने वाला है, ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करवाएगा, पेरिस्टाल्सिस करवाएगा। पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो ये सीमेन है इसको अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, डाउनवर्ड कैपवर्ड अपवर्ड, मतलब फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स कहां मिल रहे हैं, सीमेन में मिल रहे हैं। और ये किस ग्लैंड के सीक्रेशंस हैं, तो ये सीक्रेशन है किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स, बल्बोइथरल ग्लैंड, इनके सीक्रेशंस है जो यहां पे हेल्प करने के लिए आए हैं। पक्का ना? किसके साथ आए हैं, सीमेन के साथ आए हैं। तो स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर पा रहा है क्योंकि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, सीमेन के अंदर प्रेजेंट फाइब्रिनोजन, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेस, ये सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। चलेगा? अब मेन चीज सुनिए, हमको एक एक करके स्टेप वाइज मैनर में ये सब डिस्कस करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को स्टेप वाइज मैनर में लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं ये हटा रहा हूं, इनके बारे में आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये बस मैं आपको वापस से याद कराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये सब चीजें यहां काम आने वाली है। देखिए भाई, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होने वाला है, सबसे पहला स्टेप इन फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले तो होगा इंसेमिनेशन। सबसे पहले क्या होगा, इंसेमिनेशन। सबको पता है इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। एक बार इंसेमिनेशन हो गया तो अब होगा कोएगुलेशन ऑफ सीमेन। कोएगुलेशन ऑफ सीमेन कौन करने वाला है कोएगुलेशन, तो ये करेगा, सीमेन का कोएगुलेशन करने वाला है बाय फाइब्रिनोजन। कहां है फाइब्रिनोजन, सीमेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है फाइब्रिनोजन। सेकंड, पीएच ऑफ वेजाइना इज इंक्रीज्ड। सीमेन का सीमेन जो है वो क्या इंक्रीज करने वाला है, पीएच को इंक्रीज करने वाला है। इंक्रीज मतलब थोड़ा सा एल्कलाइन बनाने की कोशिश की जाएगी। इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ कौन हेल्प करने वाला है, अभी अभी नाम बताया था, अगर याद आ जाए तो मेरे लिखने से पहले कमेंट कर देना कौन था जिसने हेल्प किया था, तो आपको याद होना चाहिए हेल्प करने वाले का नाम था सिट्रिक एसिड। तो पीएच बहुत कम था, एसिडिक था, उसको थोड़ा लेस एसिडिक बनाया सिट्रिक एसिड ने। पक्का ना? क्योंकि इसका पीएच कितना जाएगा, 6 to 6.5 जाएगा। अब देखो, एक बार सिट्रिक एसिड ने एसिडिक पीएच को थोड़ा सा रिड्यूस किया, न्यूट्रलाइज किया, तो अब क्या हो सकता है, अब स्पर्म्स जो हैं वो सीमेन में से फ्री होना स्टार्ट होंगे। सीमेन में से फ्री होना स्टार्ट होंगे कौन, स्पर्म्स। तो नोटिस करिए, कैपिसिटेशन कहां होने वाला है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होने वाला है क्या, कैपिसिटेशन। मैं लिख देता हूं, स्पर्म्स, इसमें होगा क्या, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर ऑफ sperm is removed and now sperms gain maximum motility। तो स्पर्म्स जो हैं वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन कर पा रहे हैं, और स्पर्म अपनी मैक्सिमम स्पीड को इसलिए गेन कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर की ग्लाइकोप्रोटीन लेयर क्या हो गई है,
हट गई है। समझ गए, इतना सा फंडा है। अब देखो जल्दी से, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन लेयर स्पर्म्स के ऊपर से हटेगी तो स्पर्म की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मोटाइल हो जाएंगे स्पर्म्स। प्रोसेस का नाम है कैपेसिटेशन। पीवाईक्यू में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। अब नोटिस करो, स्पर्म का मूवमेंट बढ़ गया तो अब स्पर्म मूव करके कहां जाएगा, सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की तरफ। मैं एक चीज लिख देता हूं, ओनली 200 to 300 मिलियन नहीं 200 से 300 बस, स्पर्म्स रीच फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब तक कितने पहुंचे, 200 से 300 स्पर्म्स पहुंच गए हैं। अब जो 200 से 300 स्पर्म्स वहां पे पहुंचे हैं, उनको कैसे पता कि कौन से फैलोपियन ट्यूब में जाना है। देखो यूट्रस जो हमारे पास में है, यूट्रस में इधर फैलोपियन ट्यूब्स हैं, सही बात है, स्पर्म यहां तक तो पहुंच गया, पर अब स्पर्म को पता कैसे चले कि मुझे इस फैलोपियन ट्यूब में जाना है, किस वाले में, क्योंकि दोनों फैलोपियन ट्यूब में तो ओवा है नहीं, ओवा तो किसी एक फैलोपियन ट्यूब में है। तो अगर किसी एक फैलोपियन ट्यूब की तरफ स्पर्म को जाना है तो कहां जाएगा स्पर्म, तो याद रखिए जहां पे ओवा प्रेजेंट होगा उस तरफ स्पर्म को जाना चाहिए। पर क्या स्पर्म को यह पता है कि ओवा उधर है कि इधर है, नहीं पता। तो क्या कोई बताएगा, बिल्कुल बताएगा। याद रखिएगा यहां जो ओवा बैठा हुआ है, ये ओवा अट्रैक्ट करता है स्पर्म को, किसकी मदद से, कुछ केमिकल की मदद से। केमिकल का नाम है फर्टिलाइजिन। क्या नाम है, फर्टिलाइजिन। तो याद रखिए ओवा जो है सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं, वो रिलीज करेगा फर्टिलाइजिन नाम का केमिकल, और इस केमिकल को ट्रेस करते हुए स्पर्म मूव करता हुआ पहुंच जाएगा किसके पास, सेकेंडरी oocyte के पास, बाय रिलीजिंग अ केमिकल एंटी फर्टिलाइजिन। तो स्पर्म रिलीज करता है एंटी फर्टिलाइजिन और सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है फर्टिलाइजिन। ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस है। मान के चलो मेरे हाथ में थे बहुत सारे, ये चलो एक बकेट है मेरे पास, बकेट में पेट्रोल है। क्या है बकेट में, पेट्रोल है। मैंने पेट्रोल लेके इस तरीके से फैला दिया, उधर गेट है और गेट की तरफ मैंने पेट्रोल फैला दिया। यहां से खड़े होके मैंने बकेट लेके पेट्रोल को इस तरीके से फैला दिया, और पेट्रोल कहां तक बहता हुआ गया है, गेट तक। अब गेट के पास में कोई इंसान खड़ा है, उसने अगर माचिस की तीली लेके पेट्रोल में फेंक दी, तो क्या उसको पता चल पाएगा कि पेट्रोल कहां से फैला था, किस पॉइंट से पेट्रोल को फैलाना शुरू किया गया था। चलेगा कि नहीं चलेगा, पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां वो वहां तक पेट्रोल पहुंचा था, वहां पे माचिस की तीली लगाते ही क्या होगा, आग वहां से जलते हुए इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी जहां से पेट्रोल फेंकना शुरू किया गया था। पक्की बात है। तो ऐसे ही क्या होता है, मैं हूं ओवा, मतलब पेट्रोल क्या है, ओवा पेट्रोल है फर्टिलाइजिन। वो बकेट क्या है, बकेट है ओवा। तो ओवा जो है वो एक बकेट है, जिस बकेट ने फर्टिलाइजिन नाम का केमिकल फेंका है। उस केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए स्पर्म ने क्या फेंका, स्पर्म ने फेंका एंटी फर्टिलाइजिन, और जैसे एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन रिएक्ट किए तो रास्ता बन गया। उस रास्ते को हम लोगों ने क्या बोल दिया है, उस रास्ते को बनाने को क्या बोल दिया है, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन बोल दिया है। पक्का। और इसी रास्ते को ट्रैक करते हुए कौन पीछे पीछे आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा, ओवा तक पहुंच जाएगा। आई होप आप समझ गए, नोटिस करिए। तो अभी 5th पॉइंट के बाद 6th पॉइंट पे आता हूं। यहां होगा फर्टिलाइजिन, लिख देता हूं, ओवा से रिलीज होगा, एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होगी यहां पे, जो कि कहां से आएगा, स्पर्म से रिएक्शन। इस रिएक्शन की वजह से स्पर्म को पता चल जाएगा कि मुझे कौन से वाले फैलोपियन ट्यूब में जाना है और किस फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है कौन, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवा। नोटिस करिए, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन की वजह से ओवा को मिलता है स्पर्म को मिलता है डायरेक्शन। अब देखो, अगर स्पर्म पहुंच चुका है फाइनली, किसके पास पहुंच चुका है स्पर्म, तो अगर स्पर्म फाइनली ओवा तक पहुंच चुका है तो अब क्या होने वाला है, ओवा के पास क्या होने वाला है। नोटिस करो, पॉइंट कौन सा था, 6th पॉइंट था। हम आ गए 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट पे नोटिस करो क्या होने वाला है, या एक काम करते हैं, पहले यहां डिस्कस करते हैं, पॉइंट वहां लिख दूंगा। नोटिस करो, यहां पे मेरे पास में ये प्रेजेंट है एक स्पर्म। क्या प्रेजेंट है, यहां पे एक स्पर्म प्रेजेंट है, ये रहा। ये जो स्पर्म आपको देखने को मिल रहा है, ये स्पर्म आया है इस लेयर्स को ब्रेक करने के लिए। ऐसे ही दूसरा स्पर्म भी यहां पे आया है लेयर्स को ब्रेक करने के लिए। जो स्पर्म पहले पहुंच गया, जो स्पर्म पहले पहुंचेगा, वो ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा लेयर्स का। गौर से सुनिए, यहां पे इन दोनों लेयर्स के बीच में, कौन कौन से दोनों लेयर्स के बीच में,
ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर के बीच में मिलेगा हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड मिलेगा पक्का। कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड है और उसके अंदर आपको मिल रही है जोना पेलुसिडा। तो क्या किया जाएगा, गौर से सुनिए। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, यहां जो एक्रोसोम है यह रिलीज करने वाला है दो चीजें। एक तो ये करेगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम रिलीज। क्या रिलीज करेगा ये, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ब्रेक करेगी कोरोना रेडिएटा के सेल्स को, पक्का। कोरोना रेडिएटा के सेल्स को ब्रेक करने के बाद अब वो रास्ते में पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा है कि मैंने रास्ते में कांच का ग्लास तोड़ दिया तो कांच का ग्लास तो टूट गया पर कांच के टुकड़े तो बिखर गए। अब उन टुकड़ों को भी तो हटाऊंगा तब तो चल पाऊंगा। तो उन कांच के टुकड़ों को हटाने के लिए मुझे एक केमिकल चाहिए। केमिकल का नाम है हाइल्यूरोनिडेज। क्या नाम है, मैं लिख दूं, हाइल्यूरोनिडेज। याद रखिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा। कोरोना रेडिएटा ब्रेक होने के बाद अब जो टुकड़े पड़े हैं कोरोना रेडिएटा के उनको हटाने के लिए चाहिए हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज इन सेल्स को अलग कर देगा। अब रास्ता साफ है। अब जैसे स्पर्म और आगे मूव करके जाएगा तो उसे एक लेयर और मिलेगी। उस लेयर का नाम क्या होगा, जोना पेलुसिडा। दिख रही है लेयर, जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ने के लिए स्पर्म रिलीज करने वाला है। स्पर्म क्या रिलीज करने वाला है, तो स्पर्म अब रिलीज करने वाला है जोनालाइसिन और जोनालाइसिन करेगा ब्रेकडाउन ऑफ जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा जैसे ही ब्रेक होगी, याद रखिए जैसे ही जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी तो अब कोई और स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा। किसी भी स्पर्म की एंट्री अब नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी वो सुन लो, गौर से देखना। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नोटिस करिए। यहां पे हमारे पास में मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। यहां पे मिलेगा सेकेंडरी oocyte का, सॉरी पोलर बॉडी। क्या मिलेगा यहाँ पे, पोलर बॉडी। ये है न्यूक्लियस। यहां पे कुछ लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं एक बार फिर से बना देता हूं। यहां पे आपको जो लेयर देखने को मिल रही थी ये है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इस पॉइंट पे जाके ब्रेक हो गई है और ब्रेक होने के बाद यहां पे कौन एंटर कर गया है, तो इस एरिया में एंट्री हो गई है स्पर्म की। एक चीज देखिए, यहां पे एंट्री करवा देते हैं स्पर्म की और थोड़ा सा पार्ट जो है मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। कौन सा पार्ट देखिएगा अभी, चलिए यहां पे ये जो मेम्ब्रेन है इसने थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लिया है और ऐसे कोनिकल पार्ट बनाया है, कोन बनाया, कोन। कौन सी लेयर टूट गई है, जोना पेलुसिडा टूट चुकी है और स्पर्म इस कोन पे अटैच होगा। देखिए ये हमने स्पर्म लिया और इसको अटैच कर दिया इस कोन पर। देखिए स्पर्म अटैच हो गया है कोन पे, ठीक है। क्या बाकी लेयर्स यहां पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। यहां पे कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है, कोरोना रेडिएटा यहां पे प्रेजेंट है। ये कौन, ये एक और स्पर्म है जो एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है पर अब एंटर नहीं कर पाएगा। रीजन सुनिएगा। यहां अंदर नोटिस करो, यहां पे अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जिनका डिस्कशन अब तक मैंने इस चैप्टर में नहीं किया क्योंकि सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी सुन लो। सुनने में क्या ही जाता है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होगी उतना आसान लगेगा पेपर। ये यहां पे है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कौन है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है जैसे ही रिएक्ट करेंगे विथ हेड ऑफ स्पर्म जैसे ही अंदर अटैच हो जाएगा तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज करेंगे एक्स्ट्रा लेयर। क्या रिलीज करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग रिलीज कर देंगे। उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन को हम लोग बोलने वाले हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एक सेकंड रुकिएगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। नोटिस कर रहे हो कौन सी मेम्ब्रेन बन रही है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। मैं लिख दूं यहां पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। पीवाईक्यू में मिलेगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो आपको इतना बताना है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, मल्टीपल स्पर्म्स के एंट्री को रोकता है। ये प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। देखो फर्टिलाइजेशन के दौरान आप चाहते हो कि ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ओवा का और यहां जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का, ये दोनों जुड़ जाएं
और जो जाइगोट बने वो कैसा हो, डिप्लॉइड। तो n और n मिलके 2n आप बनाना चाहते हो, पर अगर गलती से ये स्पर्म भी अंदर आ गया तो n n n 3n हो जाएगा, और 3n का मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बनेगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना पड़ता है, जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंटर कर जाए तो दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को रोक दो। रोकेगा कौन, एक नई मेम्ब्रेन। नई मेम्ब्रेन को बनाएगा कौन, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जिस नई मेम्ब्रेन को बनाएंगे उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, मेम्ब्रेन का नाम है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है जब बनेगी उस दौरान क्या स्पर्म एंट्री कर रहा है, जी हां सॉरी, एक स्पर्म एंट्री कर चुका है, और जो स्पर्म अंदर एंटर कर चुका है वो स्पर्म इस कोन पे अटैच हुआ है, इस पॉइंट पे अटैच हुआ है। मेम्ब्रेन का ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। इसको नाम दिया था कोन ऑफ रिसेप्शन। तो कोन ऑफ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्म आया, उसने लेयर्स को ब्रेक किया। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा ब्रेक हुई, फिर हाइल्यूरोनी डेज की वजह से कोरोना रेडिएटा अलग हुई, उसके बाद में जोना पेलिसिडा को ब्रेक किया गया, फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन ने कोन बनाया। कोन का नाम है कोन ऑफ रिसेप्शन। इस कोन से एंटर किया स्पर्म। कौन एंटर किया, स्पर्म। स्पर्म का भी कौन सा पोर्शन, हेड। हेड में भी क्या, न्यूक्लियस। नोटिस करिए, तो स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ गया। ये कौन किसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। साथ ही साथ ये दो चीजें और आई हैं, क्या है ये सेंट्रियोल्स, स्पर्म्स के सेंट्रियोल भी अंदर आए हैं। तो स्पर्म का हेड में से न्यूक्लियस और साथ में सेंट्रियोल्स कहां एंटर कर गए, अंदर। कहां अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte में। अब सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में जब स्पर्म का हेड पहुंच जाएगा, सॉरी स्पर्म का न्यूक्लियस पहुंचेगा, तो यहां पे एक नई लेयर बनेगी। लेयर का नाम है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बाकी स्पर्म्स की एंट्री को क्या करेंगे, ब्लॉक। इसी को बोलते हैं टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। अब जैसे ही अंदर न्यूक्लियस पहुंच चुका है, सेंट्रियोल पहुंच चुके हैं, तो अब क्या होने वाला है, नोटिस करिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे क्या होने वाला है, इन दोनों का फ्यूजन करवाना है। पर आपको याद होगा ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्या, दिस इज सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte अब क्या करेगा, इट कंप्लीट्स M2 मतलब मेटाफेज सेकेंड ऑफ meiosis second to produce ओवा। तो याद रखिए सेकेंडरी oocyte जो अंदर प्रेजेंट है, ये अंदर वाली जो सेल है ये अब तक ओवा नहीं बनी है, ये सेकेंडरी oocyte है। आपको पता होगा, मैंने पीछे भी बोला है, ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte का होता है, और फर्टिलाइजेशन के टाइम ये सेकेंडरी oocyte क्या में कन्वर्ट होती है, ओवा में। तो अब फर्टिलाइजेशन का टाइम आ चुका है, और फर्टिलाइजेशन का टाइम अगर आ चुका है तो अब सेकेंडरी oocyte को कन्वर्ट हो जाना चाहिए काय में, ओवा में। तो सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड का मेटाफेज सेकंड कंप्लीट करेगी, एनाफेज सेकंड कंप्लीट करेगी, टीलोफेज सेकंड कंप्लीट करेगी, साइटोकाइनेसिस सेकंड कंप्लीट करेगी और बन जाएगी ओवा। मैं लिख देता हूं, कंप्लीट्स मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड टू प्रोड्यूस ओवा। ओवा बन गया, पक्का। अगर ओवा बन गया है तो अब क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन, पक्का ना। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवा में कन्वर्ट होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो ये दोनों ओवा आपस में फ्यूज कर जाएंगे और फॉर्मेशन होगा किसका, एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा जो कि डिप्लॉइड होगी, और इस सिंगल सेल का नाम होगा जाइगोट। तो क्या फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, आंसर इज यस। वापस से आ जाते हैं, कौन कौन से स्टेप तक हो गया था, आगे के स्टेप लिख देते हैं। सबसे पहला नहीं, छठवां, यहां लिखा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हो गया, पक्का। फिर क्या हुआ, फिर लेयर्स ब्रेक हुई, सेकेंडरी oocyte के ऊपर के लेयर्स को तोड़ा गया। लिख देते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, पॉइंट नंबर 6 था, 7 पे आ जाओ। देखिए कौन सी लेयर का ब्रेकडाउन हुआ, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म ब्रेक्स कोरोना रेडिएटा, हाइल्यूरोनिक एसिड एंड जोना पेलिसिडा ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक, फिर क्या हुआ, कोन ऑफ रिसेप्शन बना, लिख देते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन एक्सटेंड टू प्रोड्यूस टू फॉर्म cone of reception
और फर्टिलाइजेशन कोन क्या बनाएंगे, कोन ऑफ रिसेप्शन बनाएंगे या फिर बनाएंगे फर्टिलाइजेशन कोन बनाएंगे। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बन जाएगा तो कौन एंटर कर जाएगा, स्पर्म, फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म। अच्छा, स्पर्म एंटर कर जाएगा मतलब कौन एंटर करेगा, तो स्पर्म जब एंटर करेगा उसका मतलब ये है स्पर्म न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स यही एंटर करेंगे, पूरा स्पर्म एंटर नहीं करेगा, सिर्फ हेड और नेक के दोनों न्यू सेंट्रियोल। 9, अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्म का हेड एंटर कर गया, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल एंटर कर गए हैं, तो अब फॉर्मेशन होगा क्या, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी। कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट्स एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। Fertilization membrane is formed to prevent polyspermy। तो भाई पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब और स्पर्म अंदर नहीं आ पा रहे हैं, फिर क्या होगा, अब जो ओवा है वो जो है उसका फॉर्मेशन होगा, मतलब सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या करने वाली है, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करने वाली है मियोसिस सेकेंड। एक सेकंड, एक काम करता हूं मैं, पॉइंट नंबर 9, दिस इज पॉइंट नंबर 10, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स मेटाफेज 2। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। 11th पॉइंट में क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन विल कंप्लीट। मैं लिख देता हूं, ओवा न्यूक्लियस फ्यूज विथ sperm nucleus to form zygote। पक्का ना, ओवा न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, पक्का ना। मैं लिख देता हूं, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। और यहां हमने कंप्लीट कर ली कौन सी प्रोसेस, तो यहां हमने अभी कंप्लीट कर लिया है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट में कुछ ना कुछ चेंजेस भी आएंगे। तो जाइगोट में जो चेंजेस आएंगे अब हमें उन्हें डिस्कस करना है, पर उससे पहले एक बार देख लो, कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं फर्टिलाइजेशन रिलेटेड। तो यहां फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। फर्टिलाइजेशन हैपेंस ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। मैंने बोला था आपको, स्पर्म और ओवम अगर साथ में पहुंचेंगे एम्पुला में तो फर्टिलाइजेशन होगा। सो ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसीलिए क्योंकि हर बार स्पर्म और ओवम सेम समय पे नहीं पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए कई बार क्या नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। आगे देखो, स्पर्म काउंट contacts with zona pellucida, it induces change in the membrane that blocks the entry of additional sperms। तो जोना पेलिसिडा और जोना पेलिसिडा और स्पर्म जब कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो बाकी स्पर्म्स की एंट्री अब क्या होगी, रोक दी जाएगी। आगे लिखा है, द सीक्रेशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प स्पर्म्स टू एंटर द एग साइटोप्लाज्म वाया जोना पेलिसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्रोसोम क्या करते हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, हाइलुरोनिक एसिड सबको तोड़ देंगे और स्पर्म की एंट्री करवा देंगे। आगे लिखा हुआ है देखिए, दिस कॉज सेकेंड meiotic division of secondary oocyte to form an ovum। मैंने बोला था सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा और ओवा का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब यहां लिखा है, और सेकंड पोलर बॉडी भी साथ में बनेगा। स्पर्म को ही ऊटेड बोलते हैं, भूलना मत। द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो मैंने बोला स्पर्म ओवा फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। चलेगा। अब कहां पे पहुंच गए हो, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट इम्प्लांटेशन। पर इम्प्लांटेशन से पहले हमें पता करना है कि जाइगोट किस तरीके से डिवाइड करता है। जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट एक सिंगल सेल है। जाइगोट कैसा सेल है, सिंगल सेल है। जाइगोट जो है ये एक ऐसा सिंगल सेल है, जब ये डिवीजन शुरू करेगा तो एक स्पेशल टाइप का डिवीजन करेगा और 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस स्पेशल टाइप के डिवीजन को माइटोसिस तो मानते हैं हम, पर इस माइटोसिस को नाम दिया गया है क्लीवेज।
फिर से सुनो, जाइगोट जो यहां पे प्रेजेंट है, ये जाइगोट करने वाला है क्लीवेज। क्या करने वाला है? क्लीवेज। व्हाइट से व्हाइट पे लिख रहा था मैं, तो ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर। तो यहां पे चलने वाला है क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइटोसिस। मैं लिख देता हूं क्लोज्ड माइटोसिस और क्लीवेज leads to formation of two cells that do not separate। तो भाई क्लोज्ड माइटोसिस भी माइटोसिस है, क्लीवेज भी माइटोसिस ही है। यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल होता है। तो जितने क्रोमोसोम इस जाइगोट के एक न्यूक्लियस में हैं, उतने ही क्रोमोसोम आगे आने वाले दोनों सेल में होंगे। पर याद रखिए, माइटोसिस में जो एक सेल डिवाइड करती है तो दो सेपरेट सेल बनते हैं अलग अलग। ये नॉर्मल माइटोसिस है। क्लोज्ड माइटोसिस और क्लीवेज क्या है? क्लीवेज और क्लोज्ड माइटोसिस में एक सेल से दो सेल तो बनेंगे, पर वो दोनों सेल कैसे होंगे? वो दोनों सेल अलग नहीं होंगे। तो दो सेल तो बने, और दोनों सेल कैसे हैं? एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लोज माइटोसिस या फिर क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो क्या जाइगोट के जो सेल्स हैं वो क्लीवेज करेंगे कि क्लोज माइटोसिस? दोनों। तो क्या वो नॉर्मल माइटोसिस करेंगे? नहीं। देखिए, जाइगोट था, क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज बना। 2 सेल ने आगे जाके क्या किया? 4 सेल स्टेज बनाया। कैसे? ऐसे। देखो देखो देखो, बहुत सिंपल है। ये हमारे पास जाइगोट, एक न्यूक्लियस। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट होते ही एक सेल से कितने बन गए? 2 सेल बन गए। नोटिस करना है आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है उतना ही बड़ा ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। पर इस स्ट्रक्चर में एक सेल है और इस स्ट्रक्चर में कितने सेल हैं? 2 सेल। तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेंगे पर साइज ऑफ सेल कम होगा, जिससे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो सेम साइज का रहे। आगे जाके क्या होगा? 24 आवर्स में नोटिस करिए क्या होने वाला है। ये जो पहला डिवीजन कंप्लीट हुआ, इसको 24 आवर्स लगे हैं, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है रटने के लिए। सेल डिवीजन चैप्टर में लिखा हुआ है, हमेशा ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में एक माइटोसिस कंप्लीट करने के लिए, एक सेल डिवीजन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे ही लगते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 90 मिनट्स ईच सेल को लगते हैं, ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, सेल डिवीजन चैप्टर में। तो कुछ नई बात नहीं बताई। ये एक जाइगोट है, और जाइगोट इज अ सिंगल ह्यूमन सेल, और ये सिंगल सेल डिवाइड करेगी तो कितना टाइम लगाएगी? 24 घंटे। अब जो 2 सेल बने हैं, 2 सेल क्या करेंगे? ये भी 4 सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जो 4 सेल यहां पे बने हैं, ये 4 सेल तो बने हैं, पर चारों सेल का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो गया है, और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सेम साइज का है। 4 से बनेगा 8 सेल स्टेज। कौन सा स्टेज बनेगा? 8 सेल स्टेज। ये 8 सेल स्टेज से लेके अगली जो स्टेज है जहां पे मिलेंगे 16 सेल्स, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, स्ट्रक्चर बड़ा नहीं करना था, स्ट्रक्चर का साइज वही रहेगा, सेल का साइज छोटा होता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब याद रखिए, ये जो 8 से लेके 16 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज है, इनको बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं इनको? मोरूला। मोरूला मतलब होता है सॉलिड मास ऑफ सेल। सॉलिड मास ऑफ सेल बोलते हैं इसको। तो मोरूला क्या है? इट इज सॉलिड मास ऑफ सेल। अब ये जो सॉलिड मास ऑफ सेल है, आगे जाके क्या करेगा? इसमें कैविटी डेवलप करेगी। क्या डेवलप करेगी? कैविटी। सॉलिड मास ऑफ सेल में डेवलप कर गई क्या? कैविटी। एक खाली जगह डेवलप कर गई है, दिख रही होगी। इस सॉलिड मास ऑफ सेल में बाहर की तरफ आपको लेयर ऑफ सेल मिलेगी। एक काम करता हूं, फिर से बनाता हूं उसको मैं थोड़ा साफ सुथरा सा। यहां पे आपको बाहर की तरफ एक लेयर ऑफ सेल मिलेगी, ये रही लेयर, इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। अंदर की तरफ भी आपको एक ग्रुप ऑफ सेल या बंच ऑफ सेल मिलेंगे, इन्हें बोलते हैं इनर सेल मास। और बाकी आपको यहां पे मिलने वाली है खाली कैविटी, दिख रही होगी। ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। सॉलिड मास ऑफ सेल था 16 सेल स्टेज, ये है 32 सेल स्टेज। इसका नाम, उसका नाम था मोरूला, 8 to 16 का नाम था मोरूला, इसका नाम है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट।
जो मन करे बोल सकते हैं। नोटिस करिए, ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की लेयर का नाम ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर की लेयर को बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं इसको? इनर सेल मास। डन। एक और चीज बता दूं, जो सेकेंडरी, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले यहां डिस्कस कर लो। तो हमने बोला जो ये ब्लास्टोसिस्ट है या फिर ब्लास्टुला है, इस ब्लास्टुला की आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोला, इनर लेयर को बोला है इनर सेल मास। याद रखिए, ट्रोफोब्लास्ट आगे हेल्प करेगी प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, ये प्लेसेंटा बनाने में मदद करेगी। और ये जो इनर सेल मास है ये क्या बनाएगा? ये एम्ब्रियो बनाने में मदद करेगा, आगे करेगा। कैसे करेगा देख लेंगे। नोटिस करिए यहां पे क्या हुआ है, 24 घंटे बाद बने थे 2 सेल, और 2 सेल के बाद बने 4, 4 के बाद बना 8, 8 के बाद बना 16, 16 के बाद यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसका नाम ब्लास्टोसिस्ट है, ये बनेगा 6th डे पे। कौन सा 6th डे की बात हो रही है? फर्टिलाइजेशन के बाद 6वां दिन। तब क्या बनेगा? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में कैविटी मिलेगी, कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील। क्या नाम है कैविटी का? ब्लास्टोसील। पक्का? आगे क्या होने वाला है? ये जो ब्लास्टोसील है ये हमारे पास में है एक यूट्रस, हमारे पास में यहां पे प्रेजेंट है यूट्रस, साइड में फैलोपियन ट्यूब है, और ये जो स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या है? ये है यूट्रस, यहां है सर्विक्स वेजाइना। इस पार्ट की मैं बात करूं तो इस लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते थे, बहुत अच्छे से आपको मैंने सिखाया था, आपको याद होना ही चाहिए। नहीं याद है, पुराने वीडियोस, पुराने लेक्चर्स, पिछले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, याद आ जाएगा। ये है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर अब क्या करना है नोटिस करो। फैलोपियन ट्यूब में यहां था जाइगोट, कौन प्रेजेंट था यहां पे? जाइगोट। जाइगोट से बना 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड से बना 4 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड, 4 से बना 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड मतलब मोरुला, मैं लिख दूं 8 सेल्स। मोरुला जो है ये एंटर करता है यूट्रस में। मोरुला जो है अभी बनाया था पीछे मोरुला, वो कहां एंटर करता है? यूट्रस में। बना कहां था? फैलोपियन ट्यूब में। एंटर कहां कर रहा है? यूट्रस में। यहां पहुंच के ये इसमें सेल्स कितने हो जाएंगे? 16। तो ये 16 सेल को मैं लिख देता हूं, दिस 16 सेल्ड मोरुला। मोरुला ने फिर क्या किया? इसने बनाया ब्लास्टुला। क्या बनाया? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला वही है जिसमें बाहर की तरफ क्या मिलता था? बाहर मिलते थे ट्रोफोब्लास्ट, अंदर मिलते थे इनर सेल मास, और साथ में कैविटी थी ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ था 6th डे पे। फर्टिलाइजेशन के बाद 6 दिन निकल गए और ब्लास्टुला बन गया। अब ये ब्लास्टुला फिट होना चाहता है, इंप्लांट होना चाहता है। क्या होगा यहां पे? इंप्लांटेशन होगा। तो ब्लास्टुला अब यहां पे अटैच होने वाला है, और ब्लास्टुला जब यहां पे अटैच होगा तो प्रोसेस को नाम देंगे इंप्लांटेशन। मैं लिख देता हूं कौन सी प्रोसेस चलेगी यहां पे। तो क्या ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है? यस। और ब्लास्टुला जब एंडोमेट्रियम से अटैच होता है प्रोसेस को नाम दिया जाता है इंप्लांटेशन, और इंप्लांटेशन टेक्स प्लेस ऑन 7th डे। याद रखिए, दिन में फालतू नहीं गिन रहा हूं, ये एग्जाम में आते हैं भाई, इसलिए रट रहे हैं इनको। तो 6th डे पे ब्लास्टुला बनेगा। कौन सा डे? 6th डे पे बनेगा। 7th डे पे इंप्लांटेशन। 6th पे बनेगा, 7th पे इंप्लांटेशन। कौन है जो फैलोपियन ट्यूब को छोड़ के यूट्रस में आया? मोरुला। तो मोरुला मूव करके यूट्रस में आया, मोरुला से बना ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में कैविटी थी ब्लास्टोसील, आउटर लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर थी इनर सेल मास, इनर सेल मास से बनेगा एम्ब्रियो, आउटर ट्रोफोब्लास्ट से बनेगा प्लेसेंटा। कैसे बनेगा देखेंगे। इंप्लांटेशन करवाने के लिए एंडोमेट्रियम को और ब्लास्टुला को आपस में जाके इंटरडिजिटेशन करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ पकड़ बनानी पड़ती है। कैसे बनती है पकड़? और से सुनिए। मान लीजिए यह है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में जो आउटर लेयर है उसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर का नाम है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट के जो ऊपर वाले सेल्स हैं, इन सेल्स में चेंज आएगा। एक्सक्यूज मी। जो ट्रोफोब्लास्ट के आउटर सेल्स हैं, अपर सेल्स हैं, ऊपर की तरफ कौन है? तो ऊपर की तरफ आपको मिल रही है एंडोमेट्रियम। ये ऊपर कौन है? ऊपर है एंडोमेट्रियम। ठीक है,
ये एंडोमेट्रियम है। और ये कौन है? ये है ब्लास्टुला के सेल, ट्रोफोब्लास्ट, जिनको हमने बोला था। नोटिस करिए, ट्रोफोब्लास्ट के जो ऊपर वाले सेल हैं वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये अटैच हो जाएंगे किसके साथ? नोटिस करिए, ये एंडोमेट्रियम के जो कर्व्स हैं, क्रीजेस हैं, उनमें फंस जाएंगे। तो मैं लिख दूं जरा, ये जो सेल है, पहली बात तो कौन से सेल हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, जो कि काय में कन्वर्ट हो गए हैं। इनका नाम हो गया है अब सेल्स ऑफ रूबर, सेल्स ऑफ रूबर। आपके सिलेबस में ये नाम नहीं है, इसलिए रटना नहीं है। ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स का नाम हो गया है सेल्स ऑफ रूबर, और सेल्स ऑफ रूबर ने डेवलप कर लिए हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। These finger-like projections developed by cells of Ruber are called as chorionic villi. Chorionic villi. क्या कोरियोनिक विलाय एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाते हैं? यस। तो जो ऊपर है ये क्या है? एंडोमेट्रियम। पूरा लिख दूं, यूटराइन एंडोमेट्रियम है ये। क्या है ये? यूटराइन एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ कोरियोनिक विलाय अटैच हो जाए, इसको बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इंप्लांटेशन। पक्का? इंप्लांटेशन कंप्लीट हो गया तो क्या करना है? अब जो ये इंप्लांटेशन कंप्लीट हुआ है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को अब थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर में जो इनर सेल मास है उसके सेल थोड़ा अच्छे से अरेंज होना शुरू करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे एक और स्ट्रक्चर का जिसका नाम है ब्लास्टुला। देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट पे आ जाइए। यहां पे नेक्स्ट जो लेयर ऑफ सेल देखने को मिलेगा उसमें आपको पहले तो मिल रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या मिल रहे हैं आपको? ट्रोफोब्लास्ट। ये देखो ट्रोफोब्लास्ट है। अंदर की तरफ आपको, ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो ऊपर आपको कौन मिल रहा था? ऊपर आपको मिल रहा था प्लेसेंटा, एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट दिख रहा था, है ना? ऊपर इस तरीके से प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हो गया था। इस तरीके से कोरियोनिक विलाय अटैच हो गए थे। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? यहां पे बीच वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, बीच वाले पार्ट में आपको ये तो ट्रोफोब्लास्ट है, ये है ट्रोफोब्लास्ट। पक्का? पर बीच में जो लेयर ऑफ सेल मिलती थी उसको बोलते थे इनर सेल मास। याद होगा? इनर सेल मास को अगर आप नोटिस करो तो यहां पे आपको कुछ लेयर्स का अरेंजमेंट दिखेगा, या लेयर बन रही है। इन लेयर ऑफ सेल में से जो ऊपर वाला एक लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इपीब्लास्ट सेल्स। नीचे वाले सेल को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट सेल। मैं एक बार लिख रहा हूं आपके लिए, सिलेबस में नहीं है इसलिए भूल जाना, भूलना तो मत, पर फिर भी दिमाग में हल्का सा रह जाए तो रह जाए, रटना मत। ऊपर वाले सेल्स हैं इपीब्लास्ट, नीचे वाले सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट। काम के सेल्स कौन से हैं? इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट आगे जाके बनाएंगे जर्म लेयर्स। हमारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए हमारे एम्ब्रियो के कुछ सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इनर सेल मास के वो सेल जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएंगे, उन सेल्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इनर सेल मास बोला था। इनर सेल मास के जो इपीब्लास्ट सेल्स हैं ये बनाएंगे क्या? जर्म लेयर्स। और जर्म लेयर से फिर क्या बनेगा? हमारे ऑर्गन्स। तो ऑर्गन बनाने के लिए चाहिए जर्म लेयर, और जर्म लेयर बनाने के लिए क्या चाहिए? इपीब्लास्ट। पक्का? तो इपीब्लास्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जर्म लेयर्स बनाते हैं। और जर्म लेयर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ऑर्गन बनाने के लिए इसका रोल है। अब क्या होगा देखो, इपीब्लास्ट सेल जो है वो क्या करेंगे? ये डिवाइड करना शुरू करेंगे ट्रांसफर्स। कैसा डिवीजन? ट्रांसफर्स। बीच में से टूटेंगे और टूट के नए सेल बनाएंगे। कुछ नए सेल हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर। कुछ नए सेल ऐसे ऐसे बाहर एक लेयर बनाएंगे, बाहर की तरफ। कुछ नए सेल बाहर की तरफ लेयर बनाएंगे, इनको बोलेंगे हम लोग क्या? एक्टोडर्म। और कुछ सेल्स अंदर की तरफ लेयर बनाएंगे, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा एंडोडर्म।
क्वेश्चन कभी भी अगर आ जाए कि एक्टोडर्म पहले बनी कि एंडोडर्म, तो पहले बनाना एक्टोडर्म फिर बनाना एंडोडर्म। पर एक चीज याद रखो, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन पहले बना, और ऑप्शन में एक जगह लिख के आता है कि दोनों साथ में बने, तो आंसर पहला यही लगाना है। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, एक साथ बने थे, अलग अलग नहीं बने थे। कौन कौन अलग नहीं बने थे? तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेपरेटली नहीं बने थे, साथ में बने थे। फिर भी कोई लड़ ही जाए कि नहीं नहीं पहले कौन बना था बताओ, तो बोलना एक्टोडर्म पहले बना था। तो देखो एक्टोडर्म हो गया बाहर, एंडोडर्म हो गया अंदर, बीच वाले एरिया में बाद में बनेगा, अभी के बाद में बीच में डेवलप हो जाएगी कौन? तो बाद में बीच में डेवलप हो जाएगी मीजोडर्म, सबसे पहले, सेकंड और थर्ड नंबर सीक्वेंस है इनका फॉर्मेशन का। और जब कभी भी 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, स्ट्रक्चर का नाम होगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर को गैस्ट्रुला क्यों बोलते हो? गैस्ट्रुला मतलब होता है, गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। तो जिस स्ट्रक्चर में 3 जर्म लेयर बन जाएंगी उस स्ट्रक्चर का नाम गैस्ट्रुला हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रुला में क्या चलेगा? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। डन, गैस्ट्रुला बन गया। गैस्ट्रुला के बाद अब क्या होगा? अब चूंकि जर्म लेयर्स बन गई हैं तो ये जर्म लेयर्स आगे जाके फॉर्मेशन करने वाले हैं। किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं? तो ये जर्म लेयर्स आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। मैं लिख देता हूं, जर्म लेयर्स कैरी आउट फॉर्मेशन ऑफ, या ऐसे लिख दो, कैरी आउट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जर्म लेयर क्या बनाएंगे आगे जाके? जर्म लेयर्स आगे जाके बनाएंगे ऑर्गन्स। प्रोसेस को बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन बनना चालू हो गए, ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो गई। अब एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। करेगा कौन? जर्म लेयर्स ही करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके एक चीज देख लेते हैं। हमने बोला गैस्ट्रुला जो है वो अटैच हो गया है किसके साथ? ऐसा बोलना चाहिए, ब्लास्टुला जो है वो किसके साथ अटैच हो गया था? एंडोमेट्रियम के साथ। लिख दो, ये क्या है? यूट्राइन एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम और ब्लास्टुला जब अटैच हुए थे तो यहां बीच में एक स्ट्रक्चर बना था। स्ट्रक्चर का नाम था प्लेसेंटा। क्या नाम था स्ट्रक्चर का? प्लेसेंटा। यहां बीच में ये जो स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर का नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है इसका? मैं लिख दूं, दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है, क्या बन गया है? प्लेसेंटा बन गया है। नोटिस करो एक चीज नोटिस करो। अगर ऊपर में बना दूं प्लेसेंटा, यह है यूट्रस की क्या? यह है यूट्रस की एंडोमेट्रियम, और उसके साथ में अटैच हमने कर दिया फीटस को, और यहां पे हमने फॉर्मेशन कर दिया किसका? ये अटैच हो गया यहां पे फीटस। यहां पे हमने एक छोटा सा गोलू बनाने वाले हैं। बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, उतना बड़ा है नहीं, छोटा ही है। इस बड़े से स्ट्रक्चर को नोटिस करो। यहां पे अटैचमेंट मिलेगा आपको अम्बिलिकल कॉर्ड का। यहां एक कॉर्ड निकल रही है, कॉर्ड का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है ये गोलू। ठीक है ना? कौन? ये गोलू। ठीक, इस गोलू में यहां पे हाथ भी बना देता हूं तुम्हारे लिए। लो, इसके हाथ, छोटा सा उसका पैर। ठीक है, प्लेसेंटा बन गया है, हाथ पैर बन गए। ये छोटा सा गोलू आपको दिख रहा है। ये गोलू जो है इसके साथ एक कॉर्ड कनेक्टेड है। ऊपर मम्मी है, नीचे ये बेबी है। तो मदर और बेबी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉर्ड। इस कॉर्ड का नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड है ये, पक्का। अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से मदर बेबी को बहुत कुछ देंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा और रिमूव करेगा। प्रोवाइड क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कौन करता है? फीटस को, इस डेवलपिंग बेबी को, डेवलपिंग फीटस को, मदर क्या प्रोवाइड करेंगी? तो मदर इस डेवलपिंग फीटस को प्रोवाइड करने वाली है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। बदले में क्या लेंगे मदर? बदले में मम्मी लेंगे CO2। बच्चा CO2 देगा मम्मी को, और साथ में देगा वेस्ट। कौन सा वेस्ट? मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट।
तो मतलब मम्मी जो है बच्चे को क्या दे रही है प्लेसेंटा के थ्रू, तो मम्मी बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू दे रही है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, बदले में ले रही है CO2 और वेस्ट। एक और चीज, एक एंटीबॉडी होता है जिसको बोलते हैं IgG, ये बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए है, ये भी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों में जाता है। कौन भेजता है? मम्मी भेजती है। तो क्या मम्मी हमारे पैदा होने से पहले हमारा ख्याल रख रही है? बिल्कुल रख रही है। हमारे पैदा होने से पहले मम्मी यूट्रस के अंदर हमको अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से ट्रांसफर कर रही है फूड, ऑक्सीजन भी ट्रांसफर कर रही है और प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स भेज रही है। सोल्जर्स का नाम क्या है? IgG एंटीबॉडीज। पक्का ना? IG मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है ना? अब सुनो, बदले में मम्मी क्या ले रही है? CO2 ले रही है, वेस्ट मटेरियल ले रही है। पक्का ना? चलो, मम्मी हमारा ध्यान रख रही है। अब ये जो आपको यहां पे इतना बड़ा चैम्बर दिख रहा है, इस चैम्बर को बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन, और इस फीटल मेम्ब्रेन का नाम है एमनियन। क्या नाम है इसका? एमनियन। एमनियन जो होता है इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। एमनियन जो है, इसके फ्लूइड में, इसमें जो पानी भरा हुआ है, इस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये चैम्बर का नाम एमनियन है, फ्लूइड कौन सा है? एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें होते हैं फीटल सेल। एमनियोटिक फ्लूइड इज यूज्ड टू डिटेक्ट chromosomal defect in fetus by process of amniocentesis। तो एक प्रोसेस होती है एमनियोसेंटेसिस, इंडिया में बैन है, और इस प्रोसेस की मदद से हम फीटल सेल्स को डिटेक्ट करके, स्टडी करके क्रोमोसोमल डिफेक्ट पता कर सकते हैं बच्चे का। ठीक है, चलिए, इसका मिसयूज होता था फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, इसलिए इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया, एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया इंडिया में, क्योंकि इसके मदद से हमें फीटस का सेक्स भी पता चलता है कि फीटस मेल है कि फीमेल है, और फीमेल फीटस को बहुत ज्यादा मार दिया जाता था इंडिया में, ये चलता था, इसलिए इस प्रोसेस को ही बैन कर दिया गया इंडिया में। चलिए, अब देखो यहां पे एक तो आपको मिल गया एमनियन, दूसरा नोटिस करिए, यहां पे आपको अटैच्ड मिलेगा एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं यॉर्क सेक। यॉर्क सेक बोलते हैं। यॉर्क सेक जो है स्पेशल है, ये न्यूट्रिएंट देता है बाकी एनिमल्स के केस में, पर हमारे केस में न्यूट्रिएंट मम्मी दे रही है, तो ये क्या करेगा? ये फर्स्ट आरबीसी फॉर्मेशन या ब्लड फॉर्मेशन करेगा। मैं लिख देता हूं, हीमोपोएटिक टिश्यू है ये, फर्स्ट हीमोपोएटिक टिश्यू है ये, वो पहला टिश्यू हमारा जिसने क्या बनाया? ब्लड बनाया। उसके अलावा नोटिस करो यहां पे एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एलेंटॉइस। वेस्ट के लिए है, ये स्टोर करते हैं क्या? वेस्ट। एलेंटॉइस जो है ना, फॉर एक्सक्रीशन के लिए है, तो बच्चे को कोई वेस्ट एक्सक्रीट करना है, मदर ने नहीं ले पाया, तो बच्चा किसको दे देगा? एलेंटॉइस में स्टोर कर देगा। और चीज सुनिए, एक और चीज, जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख पाएंगे, सबसे बाहर एक लेयर और मिलेगी जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है, कवर करके रखती है फीटस को, इसका नाम है कोरियन। कोरियन क्या करता है? ये कोरियन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये भी क्या करता है? ये भी करता है मैकेनिकल सपोर्ट, या फिर प्रोटेक्शन बोल सकते हो, एक ही बात है। तो कोरियन एमनियन प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यॉर्क सेक ब्लड, पहला ब्लड बनाएगा, और एलेंटॉइस एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करेगा। ये जो एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सेक आपने सुना है, इन्हें हम फीटल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम फीटल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने प्लेसेंटा का फीटस से कनेक्शन बता दिया, और प्लेसेंटा जो है वो फीटस को क्या क्या प्रोवाइड करता है। याद रखिए, प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन है, परमानेंट नहीं है। कैसा ऑर्गन है? टेम्पररी ऑर्गन है। और ये टेम्पररी ऑर्गन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू, मतलब मम्मी का टिश्यू और बच्चे का टिश्यू दोनों मिलके बनाते हैं क्या? प्लेसेंटा। अब हम पता करते हैं कि प्लेसेंटा एग्जैक्टली करता क्या है, प्लेसेंटा कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, और उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अब चलेगा? तो देखो, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, बात चल रही है हमारी, और इसी दौरान हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। मैंने अभी आपको क्या बोला? प्लेसेंटा जो होता है, ये
प्लेसेंटा जो है मैटरनल और फीटल टिश्यू से मिलकर बनता है, मतलब मम्मी का टिश्यू और बच्चे का टिश्यू मिला के क्या बना, प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा का एक्चुअली में रोल क्या है, क्यों मदर ने और फीटस ने मिलके ये टिश्यू बनाया है, इसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एक रीजन है। वो रीजन क्या है, बहुत सारे फंक्शन कैरी आउट करता है प्लेसेंटा। कौन से फंक्शन, देखिए सबसे पहले लिखा है एक्ट एज बैरियर बिटवीन फीटल एंड मदर, मतलब कि जो बच्चा है और बच्चे की मम्मी है उनके बीच में एक बैरियर बनाता है। इससे क्या होता है, मम्मी जो है, मम्मी का कोई भी डिफेक्ट, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया वायरस बच्चे में नहीं आ पाता। तो क्या मम्मी और बच्चे कनेक्टेड है, यस, किसकी मदद से, प्लेसेंटा की मदद से। पर क्या प्लेसेंटा कनेक्टेड है तो बच्चे में बीमारियां आ जाएंगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बीच में एक बैरियर मिलता है। तो प्लेसेंटा एक तरीके का बैरियर होता है। आगे देखो, सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या क्या देने वाला है प्लेसेंटा, पर हमने तो अम्बिलिकल कॉर्ड में पढ़ा है ये, अम्बिलिकल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से ट्यूब निकलती है, ट्यूब का नाम अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज प्लेसेंटा, और ये जो ट्यूब निकल रही है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा से कॉर्ड निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड। गौर से सुनो, प्लेसेंटा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है, सही बात है, बिल्कुल पता है हमको। अगला लिखा है रिमूव CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, क्या रिमूव करता है, CO2 को और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हटा देगा और एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी हटा देगा। कौन हटा देगा, प्लेसेंटा हटा देगा। अगला लिखा हुआ है एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जी हां। नोटिस करिए एंडोक्राइन ग्लैंड तो है पर टेम्पररी, क्या क्या रिलीज करेगा, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा। याद रखिए प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट्स HCG, मतलब यूरिन में अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मिलेगा मतलब प्रेगनेंसी है। क्यों, क्योंकि HCG कहां से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा बन गया मतलब बेबी है, पक्का ना। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG को डिटेक्ट किया जाता है। एक और लिखा है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। याद रखिए ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ना, रटना नहीं कुछ भी, लैक्टोजन लिखा है, लैक्टोजन लैक्टेशन, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, मिल्क के बारे में। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करता है फॉर लैक्टेशन। देखो 8th मंथ है, 9th मंथ चल रहा है, प्रेगनेंसी खत्म होने वाली है, बेबी पैदा होने वाला है, तो क्या मदर के पास मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए, यस। तो मदर के मेमरी ग्लैंड्स को डेवलप कराना और मिल्क प्रोडक्शन के लिए तैयार करना, ये किसका फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अगला लिखा है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन, यहां स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एग्जाम में आपको O से स्टार्ट होता हुआ भी मिलेगा ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन O से शुरू करो, E से शुरू करो, दोनों सही है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन क्यों जरूरी है, गौर से सुनिए। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो इसलिए जरूरी है क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, और एंडोमेट्रियम अगर मेंटेन रहेगी तो एंडोमेट्रियम से अटैच्ड है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी मेंटेन रहेगा, और प्लेसेंटा मेंटेन रहेगा तो ये बच्चा जिंदा रहेगा। समझ गए, क्या नहीं होगा, इस बच्चे का टर्मिनेशन नहीं होगा, अबॉर्शन नहीं हो पाएगा, पक्का ना। क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रोक के रखेंगे एंडोमेट्रियम को और प्लेसेंटा को भी। अगला है रिलैक्सिन, क्या नाम है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है ये ओवरी से और प्लेसेंटा दोनों से रिलीज होता है, नीचे पॉइंट भी लिखा है, रिलैक्सिन इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय ओवरी। तो प्लेसेंटा और ओवरी दोनों से रिलीज होता है कौन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इजी पार्चुरेशन में हेल्प करता है, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ में, डिलीवरी में। तो डिलीवरी के दौरान बच्चे को जब मदर की बॉडी से बाहर आना है तो उसमें हेल्प करता है कौन, रिलैक्सिन, बाय रिलैक्सिंग अ बोन कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। बात होगी उसके, आप आगे देखिए। मदर में यहां एक बोन दिख रही है, ये रही बोन, का नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक जब डिलीवरी होनी होगी ना, पार्चुरेशन होना होगा, चाइल्ड बर्थ होना होगा, तो ये बेबी का हेड बाहर आएगा, कहां से, यहां वेजाइना से पहले हेड बाहर आएगा और उसके बाद में पूरी बॉडी बाहर आएगी। पर नोटिस करो वेजाइना को डायलेट करने के लिए इस बोन को यहां पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बोन जब आगे को जाएगी तब जाके क्या होगा, बोन आगे जाएगी तो वेजाइना डायलेट करेगी, और वेजाइना में डायलेशन होगा तो ये बेबी बाहर आ पाएगा। तो रिलैक्सिन जो है, रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से डायलेशन हो पाता है, किसका, बर्थ कैनाल का। दो पार्ट है बर्थ कैनाल में, एक है सर्विक्स, दूसरा है वेजाइना, और दोनों का डायलेशन होगा तो फाइनली कौन पैदा हो पाएगा, फीटस। आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ एक पॉइंट लिखा है, आगे नहीं बढ़ते, ये पॉइंट पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर आल्सो इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड। मम्मी के ब्लड में ये सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं? जब मम्मी प्रेग्नेंट है, मतलब मदर तो मम्मी बोल रहा है प्रेग्नेंट ही है, हाँ, तो याद रखना प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे हार्मोन मम्मी के ब्लड में ज्यादा होने चाहिए। क्यों? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होनी चाहिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। कॉर्टिसोल होना चाहिए जिससे मम्मी को और फीटस को कभी भी किस चीज की कमी ना पड़े, न्यूट्रिएंट की, ग्लूकोज की कमी ना पड़े। कॉर्टिसोल जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है जब हमारे पास ग्लूकोज की कमी होती है। अगर कभी गलती से मम्मी को चक्कर आ रहे हैं तो और मम्मी गिर गई तो इससे अफेक्ट किसको होगा? बच्चे को। तो इसलिए मम्मी को बेहोश होने ही नहीं देगा। कौन बेहोश नहीं होने देगा मम्मी को प्रेगनेंसी के दौरान? कॉर्टिसोल। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज की कमी नहीं होने देता ये। अगला कौन है? लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं कॉर्टिसोल को, याद रखिए। अगला है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करेगा, डेवलप करवाएगा, जिससे कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको प्रॉपर्ली क्या मिल पाए? मिल्क मिल पाए। अगला लिखा है थायरॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर याद हो थायरॉक्सिन पढ़ाते समय एंडोक्राइन सिस्टम जब आप पढ़ रहे थे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब आप पढ़ रहे थे, आपने एक बीमारी पढ़ी थी क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म बीमारी में बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है और उसकी हाइट नहीं रुक पाती, हाइट बहुत कम रह जाती है। याद है आपको बीमारी? उस बीमारी में जिस चीज की कमी हुई थी वो क्या था? थायरॉक्सिन। पर बच्चे में थायरॉक्सिन कम नहीं हुआ था, मदर में थायरॉक्सिन कम हुआ था। तो अगर मदर में थायरॉक्सिन कम रहेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको बीमारी हो जाएगी क्रेटिनिज्म, और क्रेटिनिज्म की वजह से बच्चे की हाइट भी नहीं बढ़ेगी और मेंटली रिटार्डेड होगा बच्चा। डेफ म्यूटिज्म भी मिल सकता है, मतलब गूंगा बहरा भी हो सकता है बच्चा। अगला, they support the fetal growth, metabolic changes and in the mother and maintain pregnancy। तो ये सारे जो फंक्शन मैं डिस्कस कर रहा था वो इन सारे हार्मोन्स के थे। और आगे बढ़ जाइए, बहुत सारे पॉइंट है। यह लिखा है जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यू ऑर्गन्स। मैंने पहले ही बोला गैस्ट्रोला जब फॉर्म होगा तो जर्म लेयर बनेंगे और जर्म लेयर ऑर्गन्स बनाएंगे। आगे, द स्टेम सेल्स इन द इनर सेल मास हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। याद रखिए, जो बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड है, बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके अंदर बच्चे के इनर सेल मास के सेल हैं। इनर सेल मास याद है? उसके जो सेल्स हैं उन्हें स्टेम सेल बोलते हैं और वो स्टेम सेल बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड में है और ये स्टेम सेल टोटीपोटेंट होते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो इनको स्टेम सेल को आगे यूज किया जाता है आजकल। तो आजकल स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एक टेक्निक आ गई है जिसकी मदद से बच्चों के स्टेम सेल को प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि आगे जाके उनको कोई बड़ी बीमारी होती है तो उस बीमारी को क्योर करने में ये हेल्प करते हैं। जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर स्टेम सेल है तो। देखो, प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ का पीरियड है ह्यूमन के केस में, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। एनसीईआरटी पूछती है डॉग का जेस्टेशन, एलिफेंट का जेस्टेशन और कैट का जेस्टेशन। तो डॉग और कैट तो 2-2 महीने में बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर इनमें सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, इनमें सीजन होता है बच्चे पैदा करने का। ह्यूमन में ऐसा कोई सीजन नहीं होता, हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, हम हमेशा ब्रीडिंग करके नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉग्स और कैट 2 महीने का जेस्टेशन रखते हैं, 2 महीने में इनके बच्चे तैयार आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एलिफेंट में 21 मंथ्स का पीरियड लगता है, मतलब 21 महीने के समय के बाद ही इनमें क्या कंप्लीट हो पाएगा? एक फीटस का फॉर्मेशन कंप्लीट हो पाएगा। आगे देखिए जल्दी से, यहां पे पूरा प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से इवेंट होते हैं वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा है आफ्टर 1 मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड। आपको याद रखना है 1 महीने बाद क्या बनेगा? हार्ट बनेगा बच्चे का। मतलब जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे के हार्ट बन जाएगा, मतलब उसका दिल बन जाता है। अगला लिखा है एंड ऑफ सेकंड मंथ। एंड ऑफ सेकंड मंथ होगा लिव्स एंड डिजिट्स, मतलब दूसरा महीना जब भी प्रेगनेंसी का खत्म होगा तो बच्चे के पास क्या होंगे? हाथ पैर होंगे और साथ में उंगलियां भी आ जाएंगी। चलेगा? अगला एंड ऑफ 12th वीक। 12th वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12th वीक है। एक बात बताइए, 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 पक्का। 2 में कितने होंगे? 8 और 3 में कितने होंगे? 12। मतलब नोटिस करने लायक चीज ये है कि ये जो 12 वीक का पीरियड है इसको हम बोल सकते हैं कितना? 3 महीने। और 3 मतलब क्या? ट्राई। तो इसलिए यहां पे लिखा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ऐसे 3-3 महीने के टोटल 3 पीरियड्स के बाद 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो 3 महीने का पहला सेट इसे बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर बोलोगे 12 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या होगा? मेजर ऑर्गन्स, ज्यादातर ऑर्गन बन जाएंगे, जैसे कि कौन कौन से? लिम्स बन जाएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बन जाएंगे, आर वेल डेवलप्ड। पक्का ना?
तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने वाले ऑर्गन्स बन जाएंगे, साथ ही साथ में लिम्स बन जाएंगे और बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे। कब बनेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद, 3 महीने के बाद। ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड, मतलब कि पहली बार बच्चा मूव भी करेगा 5वें महीने पे और उसके सर पे क्या आ जाएंगे? बाल। तो बाल आ जाएंगे सर पे। आगे लिखा है एंड ऑफ 24th वीक या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर, 24 हफ्ते मतलब दो नहीं 6 महीने कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? 6 महीने मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, मतलब ये बाल कलाकार बन जाएगा, इसकी बॉडी पे बाल ही बाल होंगे। दूसरी बात क्या यहां पे लिखा है? आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी आईलिड्स जो होती हैं, पलकें जो है वो चिपकी हुई थी, अब कब खुल गई वो? 24 वीक्स। 24 वीक्स मतलब कि 6 महीने बाद। प्रेगनेंसी के 6वें महीने में इनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद भी ये देख नहीं पा रहे हैं, बताओ क्यों? इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये यूट्रस के अंदर है और अंधेरा है, अंदर बल्ब नहीं लगा हुआ है, ट्यूबलाइट नहीं जल रही है। तो आपको याद रखना है, बच्चा जो है तो उसकी आंखें थी, आईलैशेस थे, वो चिपके हुए थे और खुल गए। पक्का ना? कब? तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर 6th मंथ या फिर बोलो 24th वीक की बात है। साथ ही साथ लिखा आईलैशेस आर फॉर्म्ड। क्या बन गए हैं? आईलैशेस। आईलैशेस का फॉर्मेशन हो गया है। और देखो जल्दी से, एंड ऑफ 9th मंथ, ये मेरी फेवरेट लाइन है, एंड ऑफ 9th मंथ पे क्या होगा? रेडी फॉर डिलीवरी। ऐसा लग रहा है जैसे अपन ने पिज्जा ऑर्डर किया था और तैयार हो गया। तो देखो यहां पे लिखा है एंड ऑफ 9th मंथ रेडी फॉर डिलीवरी। तो फाइनली बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है 9th मंथ के बाद। लैक्टेशन, पार्चुरेशन के बाद क्या होगा? लैक्टेशन, मतलब एक बार बच्चा पैदा हो गया तो अब क्या होना चाहिए? लैक्टेशन। पर पैदा करने के लिए एक प्रोसेस चलती है, प्रोसेस का नाम है पार्चुरेशन। याद रखिए पार्चुरेशन में क्या क्या होने वाला है। Process of giving birth to young ones is called as parturition. It is induced by neuroendocrine mechanism. कैसे वर्क करेगा? neuroendocrine mechanism से। The signal from the fetus and placenta induce mild uterine contractions called as fetal ejection reflex. देखो सीधी सी बात है, फीटस जो है ना, फीटस या फिर साथ में बोलो प्लेसेंटा, ये फीटस जो है अब कह रहा है कि मुझे यूट्रस में और नहीं रहना, मुझे दुनिया देखनी है। प्लेसेंटा कह रहा है कि इस फीटस ने मुझे परेशान कर रखा है, इसको बाहर निकालो। जब इन दोनों की आपस में नहीं बनेगी तो ये रिलीज करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आपने रिफ्लेक्स के बारे में सुना है? रिफ्लेक्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग नहीं होती ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, पर ये सिग्नल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाते जरूर हैं। नोटिस करिए, ये रिफ्लेक्स जो है ये गया हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन में कहा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? रिलीज किया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहां गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां गया ऑक्सीटोसिन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर से क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीटोसिन। कहां गया ऑक्सीटोसिन? ये गया यूट्राइन मसल्स के पास। फिर वहां क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स। इसको हम बोलते क्या है? रिवर्स पेरिस्टालसिस। और इसके बाद क्या होगा? पार्चुरेशन, और बेबी इज इजेक्टेड आउट बाय बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी को धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। बड़ी आसान सी प्रोसेस। बच्चा और फीटस और प्लेसेंटा साथ में नहीं रहना चाहते थे, झगड़ा हो गया, बच्चा बाहर आना चाहता है। कौन सा रिफ्लेक्स जनरेट होगा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स ब्रेन पे जाएगा, ब्रेन से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर से क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, फीटस को बाहर फेंक दिया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस किसकी हो गई? पार्चुरेशन की प्रोसेस हो गई। एक बार पार्चुरेशन हो चुका है, अब पार्चुरेशन अगर हो गया है तो क्या होने वाला है? पार्चुरेशन जब हो जाएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाएगा। आप यहां पे फोटो देख सकते हैं, इस फोटो में क्या किया जा रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रही है, जो मदर और फीटस को कनेक्ट करती थी, उसको कट किया गया, कट करके उसके एंड्स को टाई किया गया। पक्का? अब जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गई है तो प्लेसेंटा को पुल करके बाहर निकाला जाएगा। किसको बाहर निकाला जाएगा? प्लेसेंटा। क्यों? अब प्लेसेंटा की जरूरत ही नहीं, अंदर टेम्पररी ऑर्गन था।
तो फीटस बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, दोनों को अलग कर दिया गया। इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद अब आते हैं सीधा लैक्टेशन पे। आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेशन मतलब फीडिंग कराना, मिल्क प्रोवाइड करना बच्चे को। तो बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करने को बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये नाम है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम होता है फर्स्ट मदर्स मिल्क। ये जो कोलेस्ट्रम होता है इट इज एंटीबॉडी रिच, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है IgA एंटीबॉडी। तो मदर का प्लेसेंटा IgG देता था और मदर का मिल्क IgA एंटीबॉडी देता है, और ये वो पहले एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे को मिलते हैं और इस बच्चे को पैथोजन से, बैक्टीरिया वायरस से बचाते हैं। पक्का ना। तो लैक्टेशन में मदर किसको मिल्क देने वाली है, न्यूबॉर्न बेबी को। न्यूबॉर्न बेबी को जो मिल्क मिलेगा पहले 6 महीने या इनिशियली जो पहला मिल्क निकलता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। जो फर्स्ट इनिशियल मिल्क है जो बच्चों को मिलेगा उसका नाम है कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम में होगा IgA एंटीबॉडी, जिसकी वजह से बच्चे को रेजिस्टेंस मिलेगा। किससे रेजिस्टेंस मिलने वाला है, इसको अलग अलग पैथोजन से, डिसीज से रेजिस्टेंस मिलने वाला है, और ये बच्चा सेफ रहेगा। पक्का ना। चलिए अब इसी के साथ में इस टॉपिक में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, मेस्ट्रोसाइकिल पढ़ी, और अब हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, इंप्लांटेशन, पाचुरेशन, लैक्टेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सब हमने पढ़ लिया। मतलब अल्टीमेटली इस चैप्टर में जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, और मुझे लग रहा है कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैठ के सारे लेक्चर लाइन से देख लो, इतने बड़े लेक्चर है भी नहीं। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।